नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम फैक्ट पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम 5 अगस्त 2026 को कंडक्ट कराया गया, उसके साइंस के जो हार्ड क्वेश्चन थे कहाँ से सेट किए गए, यानी साइंस का जो क्वेश्चन आ रहा है उसका सोर्स क्या है। देख ले, जहाँ पे यह ऊपर में लिखा हुआ भी है हार्ड लेवल के सवाल ओरिजिनल सोर्स के साथ। आपको एक साइड सोर्स रहेगा और एक साइड आरआरबी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन रहेगा। तो बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आप अच्छा परफॉर्म कर पाए, या जिन भाई बहनों का एग्जाम बचा हुआ है वो लोग तो और अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। चलिए, पहला क्वेश्चन ही आ गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इधर क्वेश्चन है और इधर हमारा आंसर है। इधर क्वेश्चन है, इधर हमारा आंसर है। देख रहे हैं ना, इधर क्वेश्चन है और इधर हमारा आंसर है। इधर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर है। तो इसी प्रकार हमारा पूरा क्वेश्चन आंसर डिजाइन किया गया है। आपको सोर्स के साथ एकदम हूबहू प्रूफ किस पेज नंबर में दिया गया सारा बताया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। पहला क्वेश्चन है, पौधे में मिट्टी जल से खनिज लवणों को अवशोषण मुख्य रूप से पौधे के किस भाग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है तना, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है तना, पत्ती, जड़, फूल। चलिए आइए हम दूसरी साइड चलते हैं, जिस साइड हमारा किताब का जो कटिंग दिया गया है ये किस बुक का है। तो पहले ये देख लेते हैं। ये क्लास 7 का साइंस बुक है, जो कि चैप्टर का नाम है पादप में पोषण। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कि यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मृदा में उपस्थित जल और खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ भी आप देख सकते हैं, देख लीजिए, बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। इसका सही आंसर होने वाला है जड़। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन जानने से पहले इसका सोर्स जान लीजिए। ये जो है क्लास 10 का चैप्टर है और क्लास 10 का चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, जो कि 2 नंबर का चैप्टर है। अब इसे क्वेश्चन दिया गया है, जब काले रंग के कॉपर ऑक्साइड, थोड़ा जूम कर दे क्या, चलिए, लिखा हुआ है जब काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl से कराई जाती है, तो इसका जो विलयन तैयार होता है, परिणामी विलयन का रंग क्या होता है। परिणामी विलयन का रंग क्या, यानी कहने का मतलब है CuO प्लस HCl बनेगा। तो इससे जो विलयन तैयार होगा इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर कैसा होगा। देख लीजिए, ये जो चैप्टर है अम्ल, क्षार, लवण, इसमें जो एक क्रियाकलाप दिया गया, इस क्रियाकलाप से क्वेश्चन तैयार किया गया। कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा हिलाते हुए धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाइए, विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए। दिया गया है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है और यहाँ पे देखिए आंसर भी दिया गया है। विलयन का रंग देखिए, यहाँ पे विलयन का रंग नीला हरित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला हरित हो जाएगा। कैसा, नीला हरित। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर होने वाला है नीला हरा, नीला हरा। तो देख पा रहे होंगे कि हमारा सोर्स क्या है। अधिकतर क्वेश्चन आपको क्लास 10 और 9th के NCERT, वो भी ओल्ड NCERT से लिया गया है। अभी जो एग्जाम हो रहा है अधिकांश क्वेश्चन ओल्ड NCERT से ही आ रहा है। आप लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया, ये भी देखिए, क्लास 9th का चैप्टर क्या है, क्लास 9th का बुक है, ध्वनि चैप्टर है, पेज नंबर 192 है। इसमें हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चिकित्सा क्षेत्रों का उपयोग, चिकित्सीय क्षेत्र के उपयोग किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड शरीर के आंतरिक अंगों का चित्रण किस प्रकार किया जाता है। यानी अल्ट्रासाउंड जब कराया जाता है बच्चों के सोनोग्राफी के लिए, तो किस प्रकार किया जाता है। चलिए ऑप्शन दिया गया है, उत्तकों द्वारा प्रकाश तरंग। अच्छा बताइए, प्रकाश तरंग हो सकता है क्या, हमारा उसमें साउंड और सोनोग्राफी मतलब साउंड होता है। पहला तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अभी हम प्रूफ भी दिखाएंगे। उत्तक से गुजरने वाले एक्सरे किरण, ये भी तो लाइट हो गया, ये तो होगा नहीं। और हमारा जो ऑप्शन डी है वो पूरा क्लियर दिख रहे हैं, वो भी चुंबकीय क्षेत्र, वो भी तो होगा नहीं। बचा कौन, इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही आसान था। ये उत्तक से परावर्तित ध्वनि तरंग के विश्लेषण से। आइए इसको हम पूरा पढ़ भी लेते हैं, कहाँ पे ये दिया गया है। देखिए ये जो प्रूफ यहाँ पे दिया गया है ना, देख लीजिए,
लिखा है इस तकनीक में पराध्वनि तरंगे शरीर के उत्तकों में गमन क्या करती है? पराध्वनि तरंग शरीर के उत्तक में गमन करती है। पहला ही लेने से आंसर आ रहा है पराध्वनि तरंग शरीर के उत्तकों में गमन करती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये भी क्लास 9 के चैप्टर से ही है। क्लास 9 का चैप्टर है जीवों में विविधता और पेज नंबर दिया गया 94। हम बार बार करें ऑल एनसीईआरटी। कौन सा एनसीईआरटी? ऑल एनसीईआरटी। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम जल में तैरते हुए भोजन के कणों को किस संरचना की लयबद्ध गति द्वारा अपना मुख तक पहुंचाता है? लयबद्ध गति जिससे वो गति करता है, तो गति करने के लिए उसके पास जो होते सीलिया होती है। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। सीलिया फ्लैजिला नामक संरचना पाई जाती है। यूकेरियोटी एक कोशिकीय जीव होते हैं। इस फोटो में भी दिखाया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये जो है सीलिया, इसी से अपना भोजन पकड़ते हैं इसी से अपना भोजन पकड़ते हैं सीलिया इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? सीलिया इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर सही होने वाला क्या है भाई? सीलिया। कहाँ है? तो इसको पक्षिकवाद भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लास 10। ये भी क्या है? क्लास 10 के एनसीईआरटी पेज नंबर क्या है? 156। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश वर्ड को, इसलिए ऐसा हो गया है। तो आप समझिए प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। पेज नंबर भी लिख दिया, आप जाके प्रूफ भी देख सकते हैं यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है। नहीं तो ऑनलाइन तो है ही, ओल्ड एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन छोटा रहेगा तो हम इसको पहले बड़ा कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आंसर पर जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। ध्यान सुनिए, वस्तु की दूरी है 40 सेंटीमीटर और फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। अच्छा अभी बताइए, फोकस दूरी के 2 गुना पर है, तो फोकस दूरी के 2 गुना क्या होता है? वक्रता त्रिज्या, यानी वस्तु कहाँ है? वक्रता त्रिज्या पर है। दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा? पहले तो ये जानिए उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा ही बनता है। चलिए अब आते हैं, हम इसका प्रूफ देखते हैं। देख लीजिए, सारणी बोले कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाया गया है, रट के जाने वाला का क्लियर एग्जाम नहीं होने वाला है। जो कंसेप्ट पढ़े हैं उन्हीं का एग्जाम क्लियर होने वाला है। देख लीजिए यहाँ पे उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति बताया गया है। प्रतिबिंब का साइज क्या है? दोनों देखिए, छोटा, क्या है? छोटा, आभासी, सीधा। यही दो सिचुएशन में क्या इमेज फॉर्म होता है। तो हमेशा क्या बनता है? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बोले ना कंसेप्ट बेस में सारा क्वेश्चन तैयार किया गया है। इसलिए तो बोलता है रेलवे ग्रुप डी का जो साइंस आता है बहुत ही टफ यानी अच्छे लेवल का आता है। ये भी देखिए सोच कितना अच्छा है। क्लास 9 का गति चैप्टर और पेज नंबर 117 से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जिस बच्चे का या दोस्तों का या भाई बहनों का क्लास 9 और 10th का एनसीईआरटी क्लियर होगा, उनका साइंस बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, यानी उनका ये एग्जाम क्लियर होने वाला है। यदि कोई वस्तु एक समान या नियत त्वरण से गति कर रही है तो उसका वेग समय ग्राफ क्या होगा? वेग समय ग्राफ क्या होगा? चलिए ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। ऑप्शन क्या दिया गया? तो ऑप्शन है समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा, एक समान ढाल वाली सीधी तिरछी रेखा, परवलयाकार। अच्छा परवलयाकार होती है, परवलयाकार का मतलब होता है ऐसे या ऐसे, ऐसे तो कभी होती नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर ये समांतर सीधी रेखा, समय अक्ष से समांतर तभी होगी जब वस्तु स्थिर होगा, यानी समय तो बढ़ेगा लेकिन वस्तु की चाल नहीं बढ़ेगी। इसका सही आंसर देखिए, फोटो भी दिया गया, यहाँ देख लीजिए, लिखा हुआ सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ सीधी रेखा होती। क्या होती है? सीधी रेखा होती, जैसा कि फोटो में दिखाया भी गया है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, एक समान ढाल वाली सीधी रेखा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्लास 10th के एनसीईआरटी से, चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं और पेज नंबर है 130। पेज नंबर क्या है? 130। चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, यदि क्वेश्चन छोटा रहेगा तो जूम कर देते हैं, फिर हम लोग आंसर पे जाएंगे। पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ ले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे कंसेप्ट पूछे जाते हैं। पादप जनन के संदर्भ में कायिक संवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें हम किसी
पौधे का तना काट के, जैसे अड़हुल का, रोज का काट के लगाते हैं जी, के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? कौन सा गलत है? चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इस प्रक्रिया में नए पौधे जनक पौधे के क्लोन या हुबहू प्रतिलिपि, बात बताइए, गुलाब के पौधा का तना लगाएंगे तो गुलाब का ना पौधा मिलेगा जी। ये तो हमारा ऑप्शन सही है, पहले ये भी बता देते हैं। अगला, इसमें नए पौधे का विकास बिजॉन्ड ओव्यूल या बीज निर्माण के बाद की प्रक्रिया है। क्यों? उसमें भी तना काटे तो बीज का क्या काम है? तो ये को डाउट में रखिए, ये डाउट है हमारा, आंसर हो सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं पहले। फिर करें, इसमें पौधे के कायिक भाग जड़ तना आदि कट गया है। अब आइए इस पौधे इसको कंप्लीट करते हैं। तो गलत ही सूच करना था, गलत हमारा ऑप्शन नंबर बी है। गलत आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। यानी इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। गलत ही पूछा जा रहा। अब देखिए एक्सप्लानेशन हम लोग जान लेते हैं। थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं आएगी तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। हमको सिर्फ ये जानना था सोर्स क्या है, ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो। देख लीजिए लिखा हुआ है, ऐसे बहुत से पौधे हैं जिसमें कुछ भाग जड़ तना पत्तियों की परिस्थिति में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करता है। ये ऑप्शन नंबर सी था लिखा हुआ। चलिए आगे क्या है? कायिक प्रवर्तन द्वारा उगाए जाने वाले पौधे बीज द्वारा उगाए पौधों की अपेक्षा पुष्प और फल कम समय में लगने लगता है। ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ था। कायिक प्रवर्तन द्वारा दूसरा लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। यानी हमारा सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए हुबहू एनसीईआरटी का लाइन छाप दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लास 9 के एनसीईआरटी का है। क्लास 9 के एनसीईआरटी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? चैप्टर नंबर 2 क्लास 9। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हमारे आसपास के द्रव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक विलयन यानी सॉल्यूशन विलयन के गुणधर्म नहीं है? आपको ऑप्शन नहीं खोजना, आपको करेक्ट गलत ऑप्शन कौन है जो मिल जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा। या एक समांगी मिश्रण होता है, पारदर्शी होता है। एकदम सही बात है। आपने चीनी और पानी का शरबत तो देखा ही होगा, नींबू पानी का शरबत देखा होगा, नमक पानी का शरबत देखा होगा। तो ये जो होते हैं समांगी मिश्रण होते हैं, इसमें हम पता नहीं कर सकते कहाँ पे नमक है और कहाँ पे पानी होता है, और पारदर्शी भी होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। कर इसे छानन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। इसे छानन विधि के द्वारा घटकों को अलग किया जाए। बताइए कभी आप छान के चीनी और पानी को अलग कर सकते हैं? तो ये तो मेरा डाउट हो गया, गलत पूछ ही रहा है, अभी डाउट में रखते हैं। रखने पर इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं। सही बात है। कभी आप पूरा चीनी को घुला दीजिएगा शरबत में, क्या नीचे बैठता है? नहीं। तो अब इसका देखिए, इसका सही आंसर जो होने वाला है, इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसका प्रूफ भी देख ले हम लोग। देख लीजिए बिलियन के गुण वाला से सीधे सीधी यह ना, बिलियन एक समांगी मिश्रण है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। दिख गया ना? चलिए अब यहाँ पे देखिए, छानन की विधि के विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी यहाँ कह रहा है किया जा सकता है, यहाँ कह रहा है नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही आंसर है, क्योंकि गलत ही पूछ रहा था। अब हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का। क्लास 10th के जो एनसीईआरटी है वहां से एक क्वेश्चन आया है जिसका नाम है चैप्टर का नियंत्रण और समन्वय, पेज नंबर 112। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को देख पाए। क्वेश्चन कर रहे हैं, मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन्स के माध्यम से संचरित होने वाले विद्युत रासायनिक संदेश का वैज्ञानिक रूप यानी वैज्ञानिक नाम क्या है? जो संकेत भेजता है उस संकेत को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ब्लड प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी नर्व इंपल्स, ऑप्शन नंबर सी हार्मोनल सिक्रेशन, ऑप्शन डी इनवोल्यूटरी मूवमेंट। इसको हम ऑप्शन हटा एलिमिनेट से भी बना सकते हैं, फिर भी हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद आंसर पे पहुंचेंगे। देख लीजिए लिखा हुआ है, एक रासायनिक क्रिया द्वारा या विद्युत आवेग पैदा करते। क्या पैदा करती जी? विद्युत आवेग पैदा करती। या आवेग ध्रुविका से कोशिका तक जाती है। जब तंत्रिका एक्सॉन में होता है तो इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायन आ गया ना, कुछ रसायन का विभूषण करती है। ये रसायन क्या कहलाता है? रिक्त स्थान सिनेप्स द्वारा अग्नि तंत्रिका कोशिका ध्रुविका इसी तरह विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। तो वही तो पूछ रहा था, जो रसायन प्रारंभ करते हैं उस विद्युत क्या कहते हैं? विद्युत आवेग। क्या कहते हैं? विद्युत आवेग। ऑप्शन में है क्या विद्युत आवेग? देखिए तो तंत्रिका आवेग है, नहीं इम्पल्स। देखिए तंत्रिका आवेग यहाँ भी दिया भी गया है। आइए 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 आइए, कहाँ पे है? हाँ
विद्युत आवेग, यहाँ पे विद्युत आवेग कुछ रसायन का विभोजन करती है। ये रासायनिक तंत्रिका कोशिकाओं की धूमिका पे इसी विद्युत आवेग प्रारंभ करती है। ये शरीर के तंत्रिका आवेग, देखिए यहाँ लिखा हुआ है तंत्रिका आवेग, यहाँ देख लीजिए। शरीर के तंत्रिका आवेग की मात्रा समान योजना होती है, सेम कार्य होता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है तंत्रिका आवेग। सही आंसर क्या होने वाला है? तंत्रिका आवेग होने वाला है। चलिए फटाफट हम लोग कर लेते हैं ताकि समय बच जाए हमारा, और आप लोग का बहुत कीमती समय है क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक पौधे की कठोरता, मजबूती और यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये क्लास 9 के एनसीईआरटी से उत्तक चैप्टर से पेज नंबर 80 में दिया गया, देख लीजिए। एक अन्य प्रकार के उत्तक स्क्लेंकाइमा होता है। यह उत्तक पौधे की कठोर एवं मजबूत बनाता है। कौन? स्क्लेंकाइमा। देखिए लिखा हुआ है कठोर और मजबूत, कठोर और मजबूत। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है कठोर और मजबूत, तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्क्लेरेंकाइमा। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरेंकाइमा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो हुबहू छाप दिया है देख लीजिए, आप खुद देखिए ना, हुबहू छाप दिया है। क्वेश्चन को देख के हमको हंसी आ रहा था। प्रकृति में क्लोरीन के दो समस्थानिक जिसको आइसोटॉप होते हैं, जिसकी परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, 35U 37U। यदि 3:1 75% और 25% के अनुपात में उपस्थित हो तो क्लोरीन का औसत परमाणु, देख लीजिए औसत द्रव्यमान पूछ रहा था। क्लोरीन का क्या पूछ रहा है? औसत द्रव्यमान। अब देखिए ये एनसीईआरटी का जो पुस्तक है, हम प्रूफ भी दे रहे हैं ना, पेज नंबर 60 में चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना, जाके आप देख सकते हैं, क्लास 9 का बुक है। इसमें दिया गया क्लोरीन का औसत परमाणु, क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान, सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने का तरीका, 35 का 75% और 37 का 25%, कितना हो रहा है? 35.U हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35.5U। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लास 10 के चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक, पेज नंबर है 67, पेज नंबर है 67। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हीरा और ग्रेफाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? हीरा विद्युत का सुचालक, हीरा कह रहा है विद्युत का, कह रहा है हीरा विद्युत का सुचालक और ग्रेफाइट कुचालक होता है। आ लीजिए पहले लाइन हम पढ़ लेते हैं, देख लीजिए। तो तनी जूम कर दे, क्या जूम कर देते हैं। कह रहे हीरा विद्युत का सुचालक, ग्रेफाइट कुचालक होता है। आ जाइए तो यह देख लीजिए, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, उनके किसके विपरीत? हीरा के विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक और हीरा कुचालक होता है। तो पहला ही हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। पूछ के रहा तो कौन सा कथन सही है, तो ये तो होगा नहीं आंसर। चलिए ये हमारा आंसर नहीं होने वाला, तो ये गलत हो गया, गलत। अगला कह रहा है हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही बहुत कठोर होते हैं। आइए इसको भी हम डील करते हैं। कह रहा है हीरा और ग्रेफाइट दोनों कठोर होते हैं। आइए कह रहा है हीरा, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, हीरा अब तक का सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना और फिसलन होता है। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। हमारा ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हीरा विद्युत का कुचालक, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है, जो कि हम पहले ही आपको प्रूफ दे चुके हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आपको कार्बन और उसके यौगिक पढ़ के जाना है, आवर्त सारणी पढ़ के जाना है, समस्थानिक संभारिक पढ़ के जाना है। अभी और भी क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं आपको प्रूफ दिखाने के लिए। आइए ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना, और पेज नंबर क्या है? पेज नंबर दिया गया 59। क्लास 9 के बुक से ये क्वेश्चन आया है, देख लीजिए हूबहू क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, या आप भी नहीं, आयोग सीधे हूबहू क्वेश्चन छाप रहा है। कह रहा है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या का कुल योग क्या कहलाता है? अब सीधे ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, संयोजकता, संयोजकता। चलिए आइए प्रूफ के अंदर क्या लिखा हुआ है यहाँ देख लीजिए, हम पहले ही हाईलाइट किए। एक परमाणु के नाभिक में, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, काई परिवर्तन वाला है ना, ये क्वेश्चन ऊपर हो चुका है, ये दोबारा ये क्वेश्चन आ गया था। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आइए क्वेश्चन को जूम कर देते हैं, फिर सोर्स भी दिखा देंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ ले। कह रहा ईस्ट की उपस्थिति में गन्ने के रस या शीरे के किण्वन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है, यानी ईस्ट की प्रक्रिया द्वारा क्या चीज का निर्माण किया जाता है। मेथनॉल, मेथनॉल को मेथिल अल्कोहल बोला, ये गलती लिखा हुआ, एथिल नहीं, मेथिल अल्कोहल, इथेनॉल, एथिल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड, एसीटोन। चलिए हम लोग चलते हैं अब प्रूफ पे। ये कहाँ से क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन है क्लास 9 के बुक कार्बन और उसके यौगिक पेज नंबर 81 से लिया गया है। सॉरी ये क्लास 9 नहीं होगा, क्लास 10 होगी, गलती से लिखा गया, यहाँ क्लास 10 होगा। क्या होगा, क्लास 10 होगा, क्लास 10 होगा, ठीक है। कार्बन और उसके यौगिक पेज नंबर 81। चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। देख लीजिए, गन्ना सूर्य के प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदलने के सर्वाधिक सक्षम होती है। गन्ने का रस मूल रस या शीरा बनाने के उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके, क्या लिखा है, किण्वन करके एथेनॉल क्या बनता है, एथेनॉल। तो ऑप्शन हमारा मिल चुका है, क्या बनता है, एथेनॉल या इथेनॉल। तो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए हम लोग करने वाले हैं, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट, क्लास 10 के बुक से ये लिया गया, हमारा पर्यावरण चैप्टर है, जो कि सबसे लास्ट चैप्टर है क्लास 10 के बुक का, पेज नंबर 235। क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। अहूबहू को आंसर लिखा हुआ है बुक का ही, बुक का लाइन ही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस में किया जाता है। पहला ऑप्शन वॉशिंग मशीन, सौर पैनल, रेफ्रिजरेटर, विद्युत हीटर। आइए हम लोग चलते हैं प्रूफ की ओर। ये देखिए बुक का कटिंग है, अब इसमें पढ़िए, लिखा हुआ भी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC मानव संश्लेषित रसायन, इसका मुख्य कारक माना जाता है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन के लिए किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, देख लीजिए, तो रेफ्रिजरेटर वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्लास 10 के चैप्टर से लिया गया, ये भी है मानव नेत्र, चैप्टर का नाम है मानव नेत्र रंग बिरंगे संसार, पेज नंबर 186। क्वेश्चन दिया गया, दोपहर के समय आकाश नीला दिखाई देता है जबकि सूर्यास्त के समय लाल या नारंगी दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है। आप लोग बहुत दिन से 7 क्लास से क्वेश्चन पढ़ते आए होंगे। इसका मुख्य आंसर होने वाला प्रकाश का प्रकीर्णन। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ भी, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण हमें प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाएं देखने को मिलती है। आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रखता दिखाई देना, ये सब किसकी घटना है, प्रकाश के प्रकीर्णन का। तो इसका सही आंसर होने वाला है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होगा। इससे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है ज्यादा होता है, इसके प्रकीर्णन कम होता है, फैलता कम है, इसलिए हमें सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय रक्ताभ दिखाई पड़ता है। जबकि दोपहर के समय आकाश नीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन कम होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये भी क्लास 10 के NCERT से क्वेश्चन लिया गया है। इसका भी है नियंत्रण और समन्वय, पेज नंबर 116। देख लीजिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जब हम क्वेश्चन देखें ना, क्वेश्चन पढ़ के मजा आ गया कि 9th के NCERT या क्लास 10 के NCERT से क्वेश्चन बनाया जा रहा है, वो भी ओल्ड वाले। मानव मस्तिष्क के अग्रभाग फोर ब्रेन का मुख्य कार्य क्या है। क्या ऑप्शन भी पढ़ना पड़े, पढ़ लेते हैं। शरीर का संतुलन, पोस्चर बनाए रखना। अच्छा बताइए शरीर का बैलेंसिंग कौन करता है, सेरिबेलम। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, पहले हम बताते फिर आंसर का आपको प्रूफ भी दिया जाए। हृदय की गति और श्वसन को नियंत्रित करना, नहीं, ये पोन्स का होता है। सोचना, तर्क करना, यथार्थ संभालना, एकदम बिल्कुल सही है। लाड़ आना, उल्टी जैसा अनैच्छिक क्रिया इसमें नहीं होती है। चलिए देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ भी है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है। इसमें विभिन्न ग्राही संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करके क्षेत्र अग्र मस्तिष्क अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि की विशिष्ट कृति में योगदान देते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोचने वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सी, यानी सी हमारा सही ऑप्शन होने वाला
है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो है देखिए क्लास 9 के एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, पेज नंबर 173, जाके आप देख सकते हैं। देखिए इस पर हम सवाल दिया जाता है, इस सवाल को अब हूबहू तो नहीं आएगा, न्यूमेरिकल जो होता है डिजिट चेंज करके देता है, तो ये आपको बनाना ही पड़ेगा। ये फार्मूला से क्वेश्चन बनाया, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। कह रहे यदि मशीन ए 2 घंटे में 600 जूल कार्य करती है और 3 घंटे में 1800 जूल कार्य करती है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहले इसको बना लेते हैं, बताइए। जूल दिया है, मशीन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। शक्ति पूछ रहा है, नीचे में ऑप्शन में शक्ति देते हैं। शक्ति बराबर क्या, तो P बराबर होता है W/T, यानी W पहले के लिए W कितना है 600, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो डिवाइड कर दे यहाँ पे 2 और 600 को, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा ये जो हो जाएगा 2 तिया 6 यानी 300, कितना आ जाएगा 300। अब आइए ये इसको डिवाइड कर देते हैं। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो हो जाएगा 3 घंटे और 1800 जो है, 1800 को 3 से डिवाइड करिएगा तो होगा 600, यानी B जो है, B की शक्ति A से 2 गुनी है। B की शक्ति A से क्या है, 2 गुनी है। आइए किस ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं। A और B की शक्ति समान है, नहीं। A और B की शक्ति समान नहीं है। A की शक्ति B से 2 गुनी है, नहीं। B की शक्ति A से 2 गुनी है, बिल्कुल सही। हमारा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही आंसर है। तो ये फार्मूला पे 2 क्वेश्चन उस दिन पूछा गया था। चलिए आगे भी कुछ क्वेश्चन हो गया अभी क्लास 9 से, देख लीजिए। या भी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उस चैप्टर का पेज नंबर 17 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया गया है, निलंबन और वास्तविक विलयन के कणों का आकार में क्या मुख्य अंतर होता है। आ जाइए इसमें देख लीजिए, विलयन के कणों का व्यास क्या दिया हुआ है, विलयन के कणों का व्यास, प्रूफ देखिए, विलयन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटा, यानी 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है। आइए ऑप्शन देख ले हम लोग। यदि विलयन के कण ग्रेटर देन 100, नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि वहां पे 10, यहाँ पे 100 नैनोमीटर दिया हुआ है, तो होगा नहीं। विलयन के कण 1 नैनोमीटर से छोटा, निलंबन के कण 100 नैनोमीटर होते हैं, बिल्कुल सही। ये हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए हमारे पास कुछ का ऑप्शन 2 ही है, या सी तक है, या डी तक बहुत सारे का हैं, तो उससे ध्यान नहीं देना, आपको सही आंसर और आपको ऑथेंटिक प्रूफ पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। क्लास 9 देख लीजिए, क्लास 9 का एनसीईआरटी चैप्टर है गति और पेज नंबर है 112, जिसमें दिया गया एक क्वेश्चन। आइए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। भौतिक विज्ञान, वेग का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोग्राम। सॉरी थोड़ा बैक हो गया था, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लास 9 के बुक से ही, परमाणु एवं अणु, चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु और पेज नंबर है 142, पेज नंबर है 42। आप पढ़े होइएगा, संकेत और उसकी संयोजकता, जिससे हम लोग फार्मूला बनाने सीख रहे थे, क्लास 9 में सिखाया ही गया होगा। देख लीजिए, पोटेशियम के क्लोरीन से अभिक्रिया करते, कराइए अभिक्रिया, तो के ले लेते हैं और क्लोरीन ले लेते हैं, साथ करवाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, अभी बताइए। KCl2 नहीं, इसका -1, इसका +1, ये ऐसे और ये ऐसे होगा। तो इसका सही आंसर होने वाला KCl, पोटेशियम क्लोराइड होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का है, देख लीजिए। क्लास 9 के एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्लास 9 के एनसीईआरटी से, चैप्टर का नाम है गति और पेज नंबर है 120। देख लीजिए, कह रहा है 5 सेकेंड
5 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तो क्या क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है हमारा 5 सेकेंड, कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड, यू दिया हुआ है हमारा 10 और भी दिया हुआ है हमारा 30। आपको पता है कि ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, v कितना है तो 30, u कितना है 10, 30 में 10 जाएगा क्या बचेगा 20 और t कितना है 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो हमारा सही आंसर होगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ऐसा ही देखिए, हम बोले थे न्यूमेरिकल जब आएगा तो न्यूमेरिकल में क्या होता है कि आपको डिजिट चेंज करके देगा। ये टाइम तो 5 सेकेंड है, लेकिन ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और 36 किलोमीटर घंटा है। एक नंबर में क्या पूछ रहा है, त्वरण ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है देख लीजिए, यहाँ त्वरण ही पूछ रहा है। त्वरण देखिए यू वी टी, v माइनस यू बाय टी फॉर्मूला लगाइए तो हमारा सही आंसर होने वाला है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लास 10 के पर्यावरण चैप्टर। कौन है, पर्यावरण चैप्टर है क्लास 10 का। क्लास 10 हमारा पर्यावरण पेज नंबर 234। कर एक खास श्रृंखला में जिसमें घास, टिड्डा, मेढक और बाज शामिल है, जीवों में कीटनाशक सबसे ज्यादा रसायन किस में पहुंचेगा, किस वाले श्रेणी में पहुंचेगा। जैसे जैसे ऊर्जा स्तर बढ़ेगा ना, जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ेगा, सबसे लास्ट प्राथमिक उपभोक्ता नहीं, सबसे लास्ट यानी चतुर्थ उपभोक्ता जो भी हो, तृतीय उपभोक्ता हो या चतुर्थ उपभोक्ता हो, उनके पास जो होगा यानी चतुर्थ पोषी स्तर के पास सबसे ज्यादा बीमारियां या जीवाणु युक्त या कीटनाशक पहुंचेगा या रसायन पहुंचेगा और ऊर्जा वहां बहुत ही कम पहुंचेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है, प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ होते हैं। यहाँ मनुष्य दिया हुआ है, वह बाज। हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित होती है। ये जैव आवर्धन का टॉपिक है, देख लिए ना। तो यहाँ बाज दिया हुआ है, तो बाज सबसे लास्ट में आने वाला है चतुर्थ पोषी स्तर पर, इसलिए हमारा सही आंसर होने वाला है बाज। क्योंकि घास तो क्या है, उत्पादक है। टिड्डा प्राथमिक हो जाएगा, मेढक द्वितीय हो जाएगा, बाज सबसे लास्ट में आएगा, इसलिए सही आंसर होने वाला है बाज। अब देखिए क्लास 10 का एक चैप्टर से आया है धातु और अधातु, पेज नंबर 48। जब मैग्नीशियम धातु, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया गर्म पानी के साथ करवाई जाती है तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है। ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन, मैग्नीशियम कार्बोनेट हाइड्रोजन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन। आइए हम लोग प्रूफ की ओर चलते हैं। ये देख लीजिए, या दिया हुआ भी है, हम पहले से हाईलाइट कर चुके हैं, खाली सिर्फ पढ़ना है। चलिए देख लीजिए, मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, जो कि बिल्कुल सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्लास 10 के चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जो कि फर्स्ट चैप्टर ही है, पेज नंबर 13। चलिए क्वेश्चन दिया गया, जब कॉपर के चूर्ण को वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म किया जाता है, कॉपर के चूर्ण को वायु के प्रेजेंस में तीव्रता से गर्म करते हैं, काले रंग का पदार्थ बनता है, वह पदार्थ क्या है। तो चलिए सीधे हम लोग क्वेश्चन का आंसर चलते हैं प्रूफ के साथ ही। यहाँ लिखा है कॉपर के चूर्ण, देखिए कॉपर के चूर्ण की सतह कॉपर ऑक्साइड 2 काली परत चढ़ जाती है। देख रहे हैं Cu + O2 तापन गर्म करने पर 2Cu बनता है और कॉपर ऑक्साइड 2 की काली परत, तो ये लिखा हुआ है देखिए, तो कॉपर ऑक्साइड 2 कई ऑप्शन में है, तो ऑप्शन है बिल्कुल बी में दिया गया है कॉपर ऑक्साइड 2, जिसको क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। देखिए क्लास 9 क्लास हुबहू क्वेश्चन बोले ना, जो डायग्राम दिया गया वहां से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का आ रहे हैं। क्लास 9 का चैप्टर है परमाणु और अणु, पेज नंबर 41। अमोनिया के एक अणु में उपस्थित नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का भार का अनुपात, खाली भार लिख दिया, तो वहां पे द्रव्यमान का भी अनुपात बोल सकता था। देखिए यहाँ अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का भार क्या है 14:3, तो सही आंसर क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 14:3 यानी 14:3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लास 10 हमारा पर्यावरण, शायद ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। इसका सही आंसर होने वाला है
यही का क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर और कंडीशनर, एयर कंडीशनर में। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस तरह का वीडियो। यदि करंट अफेयर्स पर भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में यस लिखना है। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।